रहमान डकैत लियारी गैंग वार, बहुत बड़ा नाम। क्या ऐसी वजह बनी कि 35 साल बाद दोबारा से हिंदुस्तान को उसके ऊपर एक फिल्म बनानी पड़ी? भाई का छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था, चौका जैसा बाप जैसा मेरा भाई जैसा था। कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम जो कि हमसे छुपा हुआ था। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि लियारी को अगर आप इंडियन मूवीज़ में देखकर ये कहें कि ये सिर्फ गैंग वार का ही हिस्सा था तो ये टोटली गलत है। अगर आप लियारी को देखें तो लियारी ने इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स जो है वो पैदा किए, फुटबॉलर पैदा किए। वहाँ पर अगर आप देखें तो कराटे जो है वो जिस तरीके से गेमें होती थी, वो लियारी का जो ग्राउंड था वो एक ऐसा ग्राउंड था कि वहाँ पर जो है शाम को लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पर जो पकौड़ों वाले पकौड़े बेच रहे होते थे और इसी तरह वो जो खेल जो है ना वो एक शुरू होता था। लेकिन एक ऐसा जब खेल खेला गया कि एक मस्जिद के अंदर, एक मसाजिद के अंदर ऐलान होता है कि जनाब के आप सारे के सारे लोग जो है वो बाहर आ जाए और हम एक खेल खेलने जा रहे हैं। अच्छा, जब वो खेल खेलने के लिए कहा गया तो सारे के सारे लोग जो है वो लियारी के बाहर ग्राउंड में आए तो वहाँ पर एक जो है वो फुटबॉल का जो खेल खेला जा रहा था वो फुटबॉल का खेल नहीं था बल्कि वो एक इंसानी सर था। उज़ैर बलोच जिसने किक मारी थी उसको, जिसने किक मारी थी उसको और कहा था कि मैंने अपने वालिद का बदला ले लिया। वो सर किसका था? वो सर जो था वो फैजू का था। अच्छा, वो फैज मोहम्मद फैजू जिसने इसके वालिद को जो है वो कत्ल कराया था, उज़ैर बलोच के वालिद को। अच्छा, होता कुछ इस तरह है कि जिस तरीके से रहमान डकैत की बात की जा रही है, देखिए रहमान डकैत जो है वो उसका पूरा नाम अब्दुर्रहमान बलोच था और वो सिर्फ बलोची उसको आती थी और उर्दू भी थकी सी आती थी। अच्छा। वो इस तरीके से आता था कि यहाँ कराची के अंदर क्राइम करता था और उसके बाद जो है वो हब निकल जाता था, फिर वो हब से फिर वापस आता था कराची और इस तरीके से वो करता था। असल में रहमान डकैत की अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, उसने एक ऐसे घर में जन्म लिया 1980 में। जब ये रहमान डकैत जब पैदा हुआ तो इसके जो वालिद साहब थे जिनका नाम था दाद मोहम्मद उर्फ दादन। अच्छा, और इनके एक चाचू थे शेर मोहम्मद उर्फ शेरल। अच्छा, ये दोनों जो है वो इस तरीके से स्मगलिंग करते थे, गैंग वार करते थे और ये इनको सबसे बड़ा एज ये था कि ये जो है वो बंदरगाह के करीब होते थे। अच्छा, वहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल लोग आते थे तो वो जो है वो ड्रग्स को स्मगलिंग करते थे। ठीक है। ये अब्दुर्रहमान डकैत जो है ये वहाँ पर पैदा हुआ और इसने जो पहला क्राइम किया वो 13 साल की उम्र में अपने एक हमसाये को छुरे मारे। 13 साल की उम्र में। Oh my God। और इसके ऊपर एक ये भी इल्ज़ाम है, बल्कि इल्ज़ाम तो नहीं कह सकते, ये तो फैक्ट है कि इसने अपनी वालदा को गोलियां मारी। इसने अपनी वालदा को गोलियां मारी जी। वजह ये थी कि इसके ऊपर जो है वो एक शक किया जा रहा था कि जो फैज मोहम्मद फैजू, ठीक है, कि वो जो एक ट्रांसपोर्टर का जो है वो काम करता था, बेसिकली वो भी भत्ता ही लेता था वो, तो इसको शक था कि मेरी वालदा के साथ इसके गलत ताल्लुक रहा। दो रीजन दी जा रही। एक रीजन ये थी कि नाजायज ताल्लुकात, दूसरी रीजन ये थी कि इनको पकड़वाने के अंदर इनकी वालदा शामिल। रहमान डकैत को पकड़ने की कोशिश की थी। चौधरी असलम मानसरा का बड़ा नाम। देखिए, चौधरी असलम जो है वो एक ऐसा फैक्टर था कि उसको जो है वो एक पार्टी सियासी तौर पर जो है वो उसको लॉन्च कर रही थी। ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा आया कि जब अब्दुर्रहमान डकैत ने पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों को जो है वो ये कहना शुरू कर दिया कि लियारी में तुम इलेक्शन लड़ोगे, तुम काउंसलर हो, तुम नाज़िम हो। ये इतना मजबूत था, इतना मजबूत हो गया था क्योंकि ये जो गैंग वार थी ना, ये असल में गैंग वार कोई इसको जो चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं। जरदारी साहब की भी हमायत हासिल थी, अब एमकेएम की हमायत भी हासिल थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर जलावतनी काट के वापस जब आई थी तो इन्होंने जब जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसको वेलकम किया बेनज़ीर साहबा को, तो रास्ते में एक अटैक होता है, बल्कि दो जो है वो बम ब्लास्ट होते हैं, उसमें 139 लोगों की जान जाती है और 450 लोग जख्मी होते हैं। उस टाइम सिक्योरिटी ऑफिसर कौन था? रहमान डकैत। ना जी,
रमान डकैत बेनजीर की सिक्योरिटी ही करता था। जी जी जी। ओह माय गॉड। रमान डकैत ने बेनजीर को वहां से अपनी एक काली बुलेट प्रूफ गाड़ी में से निकाला और उसने जाकर बिलावल हाउस में बेनजीर को पनाह दी। अच्छा। उसके बाद बिलावल हाउस की एक्सटेंशन भी की गई। जब एक्सटेंशन की गई तो साथ साथ के जितने भी इलाके थे वो जो है इलाके खाली कराने में, लोगों के घर खाली कराने में किसका हाथ था? रमान डकैत का हाथ। अच्छा। लेकिन रमान डकैत की गलती ये थी कि ये बार बार जो है वो पॉलिटिकल मसाइल के अंदर वो इंटरफेयर कर रहा था। इसने क्या किया कि जब बल्दियाती इलेक्शन हुए तो पीपी ने अपना नुमाइंदा खड़ा किया, लेकिन इसने भी अपना नुमाइंदा खड़ा किया। क्यों? उसकी वजह ये थी कि पीपी जो है वो इसको इस्तेमाल तो कर रही थी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इसने कहा कि मैं जो है वो अब ऊपर की तरफ आना चाहूँ, मैं स्टेज पे आना चाहूँ। हालांकि जिस तरीके से इंडियन फिल्म में रमान डकैत को एक स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है, उसके ऊपर माइक जो है ना वो उसके साथ वो खड़ा किया जाता है, रमान डकैत आज तक माइक के ऊपर नहीं ना, स्टेज पे भी नहीं आया। आज तक स्टेज पे नहीं आया। उसको शौक था, वो अंडरग्राउंड रहता था और वो जो है ना वो अपने लोगों को आगे लेकर आता था। ये रमान डकैत के अंदर ये चीज़ थी। एक टाइम आया जब पीपी को अंदाज़ा हो गया कि अब रमान डकैत पार्टी के ऊपर हैवी हो रहा है। उसके बाद इसका रास्ता क्लियर करने के लिए एक फैक्टर जो है वो लॉन्च किया जाता है, वो था चौधरी असलम। चौधरी असलम, मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, चौधरी असलम ने आज तक जिंदगी में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। वो बड़ा दबंग था तालिबान के खिलाफ भी, और इंडियन ने क्या किया, उसको जैकेट पहना दी, उसको जैकेट पहना। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि चौधरी असलम ने ना इसको टारगेट बना लिया था। अच्छा। कि मैंने इसको मारना ही मारना है। ठीक। चौधरी असलम ने एक बार जो है वो एक ट्रक के अंदर छुप के गए हब के इलाके में, वहाँ पर जो है वो ट्रक जो है वो बोरियां शोरियां और ऊपर घास फूस वो करके चौधरी असलम जो है वो उसके अंदर छुप के गया। अच्छा। जब छुप के वहाँ पर जाता है तो ये इतना तेज़ था, ये मैं आपको 2K6 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब ये वहाँ पर जाता है तो उसने टोटल टाइम अपने इर्द गिर्द CCTV कैमरे इंस्टॉल किए हुए थे। अच्छा। रमान डकैत की बात करो तो जब ये वहाँ पर जब जाते हैं तो उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गोलियाँ चला दी। अच्छा। वहाँ पर जो है वो जो है एक इंटेलिजेंस इदारे के लोग भी मौजूद थे पुलिस के साथ साथ। तो उसके बाद जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि चौधरी असलम जो है वो लोगों को लेकर आया, जख्मी लोगों को अपने को लेकर आया। तो चौधरी असलम जो है ना उसके जहन में एक चीज़ बैठ गई थी कि अब मैंने इसको नहीं छोड़ना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसने फिर से जो है ना वो अपनी पूरी एक बाउंड्री बनाई, इसको फिर से इसने हब से जो है वो उठा लिया। अच्छा। जब हब से इसको उठाया तो यहाँ पर इसको एक थाने में लेकर आए। थाने में इन्होंने गिरफ्तारी शो नहीं कराई थी। अच्छा। इन्होंने गिरफ्तारी शो नहीं कराई थी तो और चौधरी असलम ने इसको उल्टा लटका के अच्छा। मारा और उसके बाद जितना भी उसके जहन में एक चीज़ चल रही थी, गर्दो गुबार चल रही थी, तो उसने जो है वो इसको काउंटर करके नहीं इसको अपने पास रखा और गिरफ्तारी कानूनी मुताबिक जो है ना वो शो नहीं कराई। फिर चौधरी असलम की टीम में से ही 2-3 लोगों ने मिलकर पैसे लिए, 5 से 7 करोड़ रुपया लेकर रमान डकैत को छोड़ दिया। अच्छा। और ये कहा कि रमान डकैत जो है वो खुद से भाग गया, जिस पे चौधरी असलम को फिर से गुस्सा आया और इसके ये अगर ये कानूनी तौर पर ये शो कराते ना कि हमने जो है वो गिरफ्तारी डाली है तो ये मुलविस हो जाते। इसके बाद इन्होंने ऐसा जो है ना वो गुस्सा तो था इसको चौधरी असलम को। फिर चौधरी असलम ने क्या किया, जब कुछ सालों के बाद ना चौधरी असलम को किसी ने सोर्स ने बताया कि रमान डकैत कराची आ रहा है। अच्छा। जब कराची आ रहा है तो उसी टाइम इसने उसको पकड़ जाके दबोचा और उधर ही इनकाउंटर इसका कर दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से जो फिज़ा थी लियारी की, लियारी के अंदर एक ऐसा गैंग, कोई भी उस्मान साहब एक बात याद रखिएगा, गैंगस्टर कोई भी होता है वो सबसे पहले ना उस हल्के के लोगों का मसीहा होता है। वो बड़े काम कराए करता है। बड़े बिल्कुल इसने कॉलेजेस की नौबत तक वो करवाया, कॉलेज की जुल्फकार मिर्जा जनाज़ागाह ईदगाहें। जुल्फकार मिर्जा कहता था कि ये मेरा बेटा है। अच्छा। अब आप अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन मुझे तकलीफ ये होती है कि मैंने वो इंडियन फिल्म का जो ट्रेलर देखा मैंने कहा ये सीन क्या है। असल में कोई भी बड़ा नाम गलत काम का अंजाम गलत होता है और एक दिन उसका रिजल्ट निकलता है। आज कुछ लोग उसको मसीहा बोल रहे हैं जो उसके एरिया के लोग हैं, ख़ास तौर पे बलोच। बाकी नाम बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इंडिया ने एक पूरी फिल्म रमान बलोच
پہ بنا لی. میں اس کو رحمان بلوچ بولوں گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.